a specific frequency. Okay, we are irradiating that proton with a specific frequency, so that that particular proton will attain a state of saturation. ठीक है, तो वो प्रोटॉन सैचुरेशन में आ जाएगा. ठीक है, तो ये दो प्रोटॉन थे, उसमें से एक प्रोटॉन को हम सैचुरेशन में ले जाएंगे. ठीक है, एंड दैट सैचुरेशन विल रिजल्ट्स इनटू two different impacts. Okay, the one will be this signal will disappear, क्योंकि वो सैचुरेशन में तो वो absorb नहीं करेगा, तो वो सिग्नल डिसअपीयर हो जाएगा. ठीक है, एंड सेकंड वन विल बी व्हाट हैपेंस. सो क्योंकि ये सिग्नल नहीं आ रहा है और इस प्रोटॉन की जो स्पिन है, ठीक है, वो अनरिकॉग्नाइजेबल है, तो जो दो स्पिन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा था. ठीक है, सो फॉर दिस, ठीक है, सो for this proton this will be irrelevant, वो irrelevant हो जाएगा. So it means जो भी इसका सिग्नल आ रहा था, whether it was a doublet था, triplet था या quadruplet था, so that signal will again reduce to a singlet one. So that's what we are having, two different effects. Okay. So that was double irradiations. Now what is its applications in C13 NMR? So when we are discussing about C13 NMR, so what is its applications in this case? So C13 NMR में now we know that each carbon will be giving multiplet peaks. So multiplet peaks that depends upon the number of neighboring protons. So how many protons they are attached to a particular carbon atoms. Okay. So in that case, so for example here, so let us suppose this one is only, we are having only CH. Okay. So this is X and X. Okay. So this particular proton, this particular carbon, it will give us, so there are 3 protons, so it will give you a quadruplet. We are having a quadruplet. This carbon is containing 2 protons. Okay. So in this case, so we are getting a triplet, and this carbon is containing 1 proton, so we are getting doublet. And I told you the problem with this spectra is, okay, this is a simpler compound, that's fine. But if you are having a complex compound, okay, so problem with this type of compound is that we are having a multiple signals. हमारे पास बहुत सारे सिग्नल आ जाएंगे. ठीक है, और उस केस में it becomes very difficult to differentiate. हमें कितने टाइप के सिग्नल है, कौन कौन से सिग्नल है, उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा उनको आपस में. So in that case, so that spectra that becomes irrelevant, उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे. It will becomes too complex, so we will not be able to interpret it. So what we are interested in now, so we don't want multiple peaks. हमें नहीं चाहिए multiplet peaks, नहीं चाहिए. We just want a singlet peak if it is possible. बोर्ड नहीं क्लियर आ रहा है, मैं तो बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लोज कर देता हूँ. ठीक है, मे बी आई विल ट्राई, कल अरेंज करवा रहा हूँ. मे बी अगर यहाँ पे एक आपको कर्टेन लग जाएगा, कर्टेन से हो सकता है शायद लाइट कम पड़े, क्योंकि अभी इसका कुछ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है शायद. ठीक है, अगर मैं फ्रंट में लगाता हूँ तो और ज्यादा पड़ेगा शायद. आई अफ्रेड इस तरफ भाई थोड़ा सा चिंता लगता है. अभी ठीक है क्या? No sir, that was better. पहले वाला ज्यादा था ना, अभी तो सामने से लाइट पड़ रही है. Yes sir. अभी चलो इसको थोड़ा सा पर्दा आ जाएगा ना, फिर थोड़ा ठीक हो जाएगी. तो वैसे तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिख पाए. ठीक है,
So now हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन क्या होगी कि इफ we are having one signal for each कार्बन एटम। अगर हर एक कार्बन एटम के जो केमिकल इक्विवेलेंट है, अगर हर एक कार्बन एटम के लिए हमारे पास सिर्फ एक सिग्नल आता है, ठीक है, सो इट मींस we will be able to identify how many carbons are there। हमें ये पता चल जाएगा कि कितने कार्बन है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट पता चल जाएगा। इस केस में तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर ये मॉलिक्यूल इसी तरह से रहेगा। सो देन व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक पीक मिले, ठीक है, तो अभी हमने हमने डबल इरेडिएशंस का कांसेप्ट स्टडी किया। सो कैन वी डू इट, कैन वी हैव वन सिग्नल, एंड इफ वी कैन देन हाउ? मोहम्मद सानिफ, अनम्यूट योरसेल्फ। Sir, hello. आपको क्वेश्चन समझ में आया मेरा? No, sir. Can you repeat, please? क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये पॉसिबल है कि हर एक कार्बन के लिए ये जो सिग्नल है मल्टीपल आ रहे हैं, ट्रिपलेट आ रहा है, क्वाड्रेट आ रहा है, सिंगलेट आ रहा है, ये डबलेट आ रहा है, क्या हम इसको सिंगलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? I'm not sure about that, sir. I'm not sure, sir. I don't know. अच्छा, आपको नहीं पता? No, sir. क्यों, पिछले क्लास लगाई थी तुमने? No, sir. I have some issues with that. Last class, I didn't. So you missed And class. Okay, you missed class. So Amit. Yes, sir. Is it possible? हो सकता है क्या? सर डीकपलिंग करेंगे सर। Yes, so it is possible. So decoupled और कपलिंग, हम डीकपलिंग, हाँ वो ठीक है, जो वर्ड आपने यूज किया, तो कॉल इट डीकपल्ड स्पेक्ट्रा। डीकपल्ड, ये जो स्पिन इंटरेक्शन है उसको कपलिंग भी बोलते हैं। इट इज कपलिंग, क्या आपस में एक दूसरे कर रहे हैं, सो स्पिन इंटरेक्शंस जो है, सो दैट इज कपलिंग, एंड ड्यू टू कपलिंग वी आर हैविंग मल्टीप्लेक्स। कपलिंग को हमने डीकपल कर रहे हैं। सो डीकपल मींस हाइड्रोजन और कार्बन की कपलिंग नहीं होनी चाहिए, उसको डीकपल कर रहा है। तो कैसे करेंगे डीकपलिंग, कैसे करेंगे हमें? हाउ डू दैट? सर एक मेथड तो ये है सर, हम उसको अलग अलग डिफरेंट सर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करें सर। सर देन उसके बाद सर उससे ये होगा सर, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे सर ये दो। एक थोड़ा सा और क्लियर करिए, समझ नहीं आ रहा है। सैचुरेशन लेवल पे ले जाने से तो नहीं होगा। क्या राशि फिर से बोलो। सैचुरेशन लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, किसको? हाइड्रोजन को। तो प्रोटॉन के लिए सर, प्रोटॉन के लिए सिग्नल नहीं आएगा, डिकपल्ड हो जाएगा प्रोटॉन। Exactly. ठीक है, so it's what we have to do it. Okay. So why we are getting a quadrate here? Why we are getting a triplet and doublet here? Because these protons, they are coupling with the carbon C13 nucleus के साथ couple कर रहे हैं। Okay, now what we have to do? Okay, हमें simply the one condition is, okay, now we want the C13 spectra, हमें C13 तो चाहिए। अगर C13 चाहिए, ठीक है, तो उसको तो हम सैचुरेट नहीं कर सकते हैं। जो C13 निकली है that cannot be saturated, उसको हमें सैचुरेट नहीं करना है। वो वैसे होगा जैसे पहले करते थे कि एक पल्स देंगे, पल्स करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, साइडेड स्टेट पे जाएंगे न्यूक्लियस, फिर वापस आएगा, ठीक है, वो हो गया एक पल्स। दूसरा, ठीक है, वो रहेंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन है उसको हमें क्या करना, हमें सैचुरेट करना पड़ेगा, हमें डबल इरेडिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम उसको सैचुरेट कर देते हैं तो सैचुरेशन के बाद क्या होगा कि these nuclei, so they will come into resonance, so we will not have any more peak, हमारे पास कोई peak नहीं आएगी। And secondly, because this carbon it was having this multiplier due to the
डिफरेंट स्पिन स्टेट्स, जो इसकी जो प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन स्टेट्स थी न्यूक्लियई की, इन तीन न्यूक्लियई की, ठीक है, जो प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन स्टेट्स थी, जिसकी वजह से हमें ये सिग्नल मिल रहे थे, सो वन ऑल पॉजिटिव, ऑल डॉन, ठीक है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट मिल रहा था हमें, एक ही आ गया। दूसरा जो 2 अप 1 डाउन, 2 up 1 down, so this kind of ठीक है। एंड सेकंड केस में 2 डाउन 1 अबव, so 1 अबव 2 डाउन, तो ठीक है। so this type of arrangements we were having, so that's why we were having this triplet, so 1:3:1 जो हमारे पास यहाँ है। Now जब आपकी जो स्पिन स्टेट्स है, प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन स्टेट्स है, जब आप सैचुरेशन में है, तो सैचुरेशन के स्टेट में these are indistinguishable, ये दोनों indistinguishable जैसे स्पिन स्टेट्स है, तो इट मींस दिस कार्बन जो इसका सिग्नल आएगा, जो सिंगलेट आ रहा था, अदरवाइज तो सिंगलेट आना चाहिए, ये जो सिंगलेट आ रहे थे, so this proton will not be able to split this signal, जो स्प्लिट कर रहे थे due to the different spin orientation की वजह से इसको स्पिन कर रहे थे, तो वो नहीं कर पाएगा जब हम उस प्रोटॉन को सैचुरेट कर देंगे। लेकिन जब हम प्रोटॉन को सैचुरेट करेंगे तो क्या कार्बन सैचुरेट नहीं होगा क्या? या शुरू होगा? या शुरू अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. My question is, if we are saturating protons, because उसको लगातार हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, प्रोटॉन को सैचुरेट कर, so will that not saturate carbon to carbon nuclei? Will that saturate it or not? No, sir. No, sir. Very good. Then why no? सर प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कार्बन की डिफरेंट होगी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। Exactly. 1/4। बहुत बढ़िया, ठीक है। So वो हमें पता है कि जो प्रोटॉन है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में आएंगे, जब वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच करेगी तब रेजोनेंस में आएंगे। उससे कम की फ्रीक्वेंसी होगी, उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी, दे विल नॉट कम इनटू रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में नहीं आएंगे, ठीक है। सो दैट फ्रीक्वेंसी इज वेरी पर्टिकुलर। तो सिमिलरली वी नो, हमने उसमें स्टडी भी किया था कि जो कार्बन न्यूक्लियई है, तो कार्बन न्यूक्लियई की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इट इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द प्रोटॉन न्यूक्लियई। तो जिस न्यूक्लियई जिस फ्रीक्वेंसी पे प्रोटॉन रेजोनेंस में आता है उसका 1/4 है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर ये 300 मेगाहर्ट्ज पे प्रोटॉन हम सप्लाई कर रहे हैं, उसे वो रेजोनेंस में आ रहे हैं 300 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक। तो जो कार्बन है, so that carbon will come into resonance at 75 megahertz, तो ये 75 megahertz पे आएगा, ठीक है। अगर ये 300 megahertz है, तो ये 75 megahertz पे सैचुरेशन में आएगा। अगेन now we want all the proton to get saturated, अगर हम सभी प्रोटॉन्स को सैचुरेशन में लाना चाहते हैं, so what we have to do, we have to supply a pocket of frequencies, जो आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने प्रोटॉन के लिए एक सीक्वेंस दिया था, तो सीक्वेंस में यू सप्लाई पॉकेट्स, ठीक है। उसमें एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, उस रेंज में, जिस रेंज में वो सारे के सारे प्रोटॉन रेजोनेंस में आ जाते हैं, ठीक है, जब हम प्रोटॉन ले रहे थे। अब ऐसा नहीं कि आप हर एक प्रोटॉन को अलग अलग से फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपने सप्लाई कर दी, जैसे मे बी 100.001 मेगाहर्ट्ज टू 100.00 मेगाहर्ट्ज तक, तो वो एक रेंज आपने सप्लाई कर दी। और हमें आपको ये पता है कि ऑलमोस्ट उस रेंज में सारे के सारे प्रोटॉन वो रेजोनेंस में आ जाएंगे, ठीक है। वो आपको पता है कि वो रेजोनेंस में आ जाएंगे सारे प्रोटॉन। तो उस केस में सो यू आर हैविंग, सो वो फिर वो रेजोनेंस में आ रहे थे, फिर वो आपको स्पेक्ट्रा मिल रहा था दैट। अब इस केस में नाउ अगेन यू आर सप्लाइंग ए फ्रीक्वेंसी, जो आप डबल इरेडिएशन करोगे, ठीक है। एक तो आपने कार्बन को रेजोनेंस में लाने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी सप्लाई किया, ठीक है, वो आ गया रेजोनेंस में आ गया, आपको सिग्नल मिल गया। दूसरा, आप एक
दूसरी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दीस प्रोटॉन्स। तो सभी प्रोटॉन्स की जो रेजोनेंस की पॉकेट की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। So what will happen? That second source that will bring all the proton into the state of saturation. तो इन सभी प्रोटॉन्स को वो सैचुरेट कर देगा ये वाला। So it will be a state of saturations these protons। अगर सैचुरेशन में रहेंगे it means जो स्प्लिटिंग कर रहे हैं, जो प्रोटॉन कार्बन की स्प्लिटिंग कर रहे हैं, so that splitting will there will be no splitting। ठीक है, so that splitting will not be anymore। ठीक है, and these signal will again these reduce to singlet। ठीक है, वो फिर से सिंगलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यू गॉट द पॉइंट? अगर नहीं किसी को समझ आया, ठीक है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। अगर नहीं पता चला आपको कि व्हाट हैज हैपेंड, कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। तो डे 1 से हम बोल रहे हैं कि वी आर हैविंग दिस सिचुएशंस। हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन है, एनएमआर के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का एनएमआर ले रहे हैं। फास्फोरस और फ्लोरीन का भी ले सकते हैं, दैट इज डिफरेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम we are dealing with only carbon and proton C30। C30 कार्बन प्रोटॉन NMR को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, क्या कैसे हमें सिग्नल मिल रहे हैं, क्या ठीक है, कैसे इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फिर दैट विल प्रोसेस, उसको जो न्यूक्लियर वो प्रोसेस करेगा, गोइंग टू द एक्साइटेड, व्हेन इट कम्स टू द रेजोनेंस, गोइंग टू द एक्साइटेड स्टेट, कमिंग बैक, emitting a signal, and we are recording it, and we are getting a signal। okay, वो कर लिया। then we discussed about spin-spin interactions। आपस में प्रोटॉन की spin-spin interactions भी हो रही है। So when we started this C13 NMR, so C13 की जो spin states है that's exactly same, plus half and minus half। So two spin state में exist करता है। जब इसको magnetic field में ला रहे हैं, then again it's having a particular precessional frequency, okay, but that precessional frequency is low as compared to the proton। low precessional frequency it means it will come into resonance at a low precessional frequency। तो ठीक है, low है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। so almost 1/4 तक हमने कंपैरिजन कर दिया। so almost 1/4 फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेंस में आ रहा है। ठीक है, वो हो गया। अब उसके बाद when we started discussing about spin interactions, ठीक है, so then there were two conditions। one is whether carbon is interacting, whether carbon is having spin interactions with another carbon। these are two neighboring carbon। तो क्या ये spin interaction होगा कार्बन के बीच में? और सिर्फ प्रिया होगा क्या? spin interaction होगा क्या कार्बन के बीच में? Don't know, sir. नहीं होगा, क्यों नहीं? don't know। Yes, sir. सर एक बार और रिपीट कीजिए। नहीं, आपने आप क्लास मिस कर रहे हो क्या आप भी? I didn't get last class, sir. I didn't. नहीं, लास्ट से क्लास वाले में कुछ सेट करवाया था आपको। लास्ट इज लास्ट। तुम लोगों की हालत खराब है बड़े आसानी से। नंदिता, unmute yourself। Yes, sir. So this is carbon number 1 and this is carbon number 2। दिख रहा है ना? 1 and 2 ये वाला। Yes, sir. My question is Yes, whether sir. whether there is a spin interaction between C1 and 2, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा क्या? No, sir. No sir। क्यों? Sir, because carbon 13 NMR is very rare and मतलब बहुत मतलब ऐसा है कि 100 टाइम्स में एक बार होता है, तो इसलिए सर इनके आपस में स्पिन इंटरेक्शंस नहीं होगा। सिर्फ ये समझ आया क्या? Yes, sir. C12 will be inactive. Other. हाँ, अगर क्लास मिस किया है तो मैं कुछ लेक्चर में तो अपलोड कर पाया नहीं वो, या फिर किताब में पढ़ो। ये एक्सक्यूज मत रखो कि मैंने क्लास नहीं लगाई और पढ़ा नहीं इसलिए नहीं आएगा। तो एक्चुअली आउट ऑफ कार्बन, so C12 is the major isotope and C13 is the minor isotope। so its natural average is only 1.1%। ठीक है, why it is 97.5।
98.8% जो C12 है. But C12 is NMR inactive. वो NMR inactive है, वो नहीं करेगा, वो इंटरफेयर नहीं करेगा, वो इंटरेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. C13 नेचुरली एम्बुटेंस बहुत कम है, सिर्फ 1%. It means the probability of getting to C13 as a neighboring nucleus, ये C13 है और साथ में ये भी C13 होगा. ये probability is very low. ये नहीं है. ठीक है. So there is no chance. So almost ये C13 है तो ये C12 होगा. फिर मेरे ख्याल से 10 लाख में एक आधा केस हो सकता है जिसमें बाई चांस ये दोनों के दोनों जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आता है उसमें ये हो सकता है कि दोनों के दोनों C13 अदरवाइज है नहीं. और वो होंगे भी तो वो पीक्स बहुत डिमिनिश करके छोटी सी पीक आएगी. या अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम दीस आर ओनली C13. तो C13 पहले ही नहीं, उसकी एविडेंस बहुत कम है, नेचुरल एविडेंस कम है. ठीक है. तो इसलिए हमें we have to increase the number of scans. हमें ज्यादा स्कैन्स करने पड़ेंगे. जो हमें सिग्नल मिल रहा है उन सिग्नल्स की एम्प्लीफिकेशन करनी पड़ेगी. So we are getting that amplification. Okay. So there is no interaction between carbon nuclei. But then the next question is the spin-spin interaction between carbon and hydrogen. Is it possible? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या इंटरेक्शन पॉसिबल है? प्रानिशा. Yes sir, possible. प्रानिशा. Yes, possible है. क्यों? Because both are NMR active. ठीक है. Because proton is NMR active. ठीक है. ये NMR active है. तो ये इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शंस होगी. ठीक है. एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम वे जहां पे आपके जो आपस में दो प्रोटॉन इंटरेक्ट कर रहे थे. जैसे CH2 और CH3 इंटरेक्ट कर रहा था. तो ये इंटरेक्शन एग्जैक्टली सेम वे में होगा दोनों. नाउ अब अगर इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो सेम पैटर्न में उनको वो उस पीक को स्प्लिट करेगा. अगर कार्बन की पीक आ रही है, सिंगलेट आ रहा है, तो सिंगलेट को इट विल स्प्लिट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हाउ मेनी प्रोटॉन्स देयर आर? 3. तो 3 का ये पैटर्न रहेगा क्योंकि 3 प्रोटॉन्स की जो स्पिन है, स्पिन स्टेट्स दैट कैन हैव मल्टीपल पैटर्न्स. उसमें क्या हो सकता है कि सभी की स्पिन स्टेट्स हैं वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. सभी की प्लस 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 है, या दूसरे में सभी की माइनस 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 है, -1/2 -1/2 -1/2. तो सेम स्टेट्स में. तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि 2 की प्लस है, 1 की माइनस, 2 की प्लस, 1 की माइनस. तो उन दो में 2 की किन 2 की है 3 में से. तो फर्स्ट 2 की हो सकती है, फर्स्ट और थर्ड की हो सकती है, सेकंड और थर्ड की हो सकती है. उसी तरह से 2 की नेगेटिव है, 2 की अपोजिट है और 1 की पैरेलल है. So these are the, that's why we are having 1:3:3 pattern. So this is a quadrat pattern we are having. Similarly we are having a triplet pattern or a doublet pattern depending on the neighbor. ये आ गया, ये स्प्लिटिंग होगी उसके फर्दर. तो हमें जो कार्बन है, कार्बन instead of getting a single signal, so due to the presence of neighboring proton we are getting multiple signals. हमारे पास multiple signals आ रहे हैं. ठीक है. तो ये अब अगर हाइड्रोजन C13 NMR में इंटरफेयर कर रहा है, देन वाई C जो कार्बन है, सो वाई कार्बन वाज नॉट इंटरफेयरिंग विद द प्रोटॉन स्पेक्ट्रा. तो जो प्रोटॉन स्पेक्ट्रा आ रहा है उसमें क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा है? बंदनी का The precessional frequency is different. फिर से बोलो. Precessional frequency is different. नहीं, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी तो जब कार्बन और हाइड्रोजन का इंटरेक्शन हो रहा है तभी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. वो तो हमेशा डिफरेंट रहेगी क्योंकि जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है वो पिछली बार भी मैंने बताया था कि स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी. कि दोनों रेजोनेंस में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और इट हैज नथिंग टू डू विद प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी. इसके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वेदर द नेबरिंग न्यूक्लियस इज NMR एक्टिव और नॉट. बट सर हाइड्रोजन की तो ज्यादा होती है ना, C13 की एविडेंस भी लो होती है. हाँ, तो वो है
वो है जो जो इसका आंसर है कि व्हाई कार्बन इज नॉट इंटरफेयरिंग विद द प्रोटॉन सिग्नल्स। वो इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रहा है क्योंकि अगर ये कार्बन है, ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जिसके बेसिस पे आप एनएमआर ले रहे हो। तो जब आपने सैंपल लिया, सो दैट सैंपल इज कंटेनिंग मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास 50 लाख मॉलिक्यूल्स है उस कंपाउंड में सैंपल में, ठीक है। तो उस 50 लाख में से क्या है कि जो C13 है, C13 की एल्कोहल जो वो सिर्फ 1% है, ऑलमोस्ट 1%, और अराउंड 99% जो है वो C12 है। तो C12 तो इंटरफेयर नहीं करेगा, और अगर 1% इंटरफेयर कर भी रहा है, उसकी जो पीक है, जो स्प्लिटिंग है, तो वो बहुत कम आएगी। दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ नॉइस, ठीक है। सो वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन दैट। वो इतना कम आएगा कि उसकी जो दूसरी पीक है, ठीक है, ये पीक आ रही है आपस में, ये सिंगलेट आ रहा है, और जो दूसरा है वो बहुत छोटा सा आ रहा है, अगर वो स्प्लिटिंग कर रहा है, तो वो नॉइज है वो वैसे सप्रेस हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। सो इट मींस ये कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? इट इज ओनली ड्यू टू द नेचुरल एब्सेंस ऑफ C13, क्योंकि आपके पास C13 है ही बहुत कम है, तो वो इसलिए नहीं है। इसलिए नहीं कि C13 और प्रोटॉन की प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है, दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। वो स्पिन इंटरेक्शंस में वो जरूरी नहीं कि रेजोनेंस में आना चाहिए, रेजोनेंस में होना चाहिए, ठीक है। इवन जब रेजोनेंस में होगा या सैचुरेशन में होगा, तो उस केस में तो उनकी आपस में इंटरेक्शन होगी नहीं, या सैचुरेशन में चला जाएगा, ठीक है। सो अभी क्लियर ये आपको वो क्लियर होना चाहिए हमें क्यों मल्टीप्लेट मिल रहे हैं, और जब प्रोटॉन था तो प्रोटॉन में क्यों कार्बन ने इंटरफेयर नहीं किया। तो this should be clear to you all. Okay. So now we are getting these similar patterns. So it means now almost we are getting the one signal for each proton. हर एक प्रोटॉन के केस में एक आपके पास सिग्नल होगी, ठीक है। So almost we are getting बाद में, so we are getting different type of signals, single but double and triplet. So those signals they disappear. अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जब आपको मल्टीप्लेट मिल रहा था, ठीक है, ये जैसे आपको क्वाड्रेट मिल रहा था, तो आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये जो सिग्नल है, this signal is due to the carbon which is containing 3 neighboring hydrogen. तो इट मींस कि CH3 ग्रुप है, तो आप यहीं से सीधा पता लगा सकते हैं कि ये CH3 ग्रुप है, अगर ये सिग्नल क्लियर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये ट्रिपलेट है तो यहां से ये इट मींस ये CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप की वजह से ये सिग्नल आएगा, ठीक। और ये अगर डबलेट है तो ये CH की वजह से आएगा ये सिग्नल, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने डबल इरेडिएशन किया, ये डबल इरेडिएशन कर दिया आपने, तो डबल इरेडिएशन की वजह से व्हाट हैपेंड कि ये सिग्नल सब डिसअपीयर हो गया और आपके पास सिर्फ सिंगल आ गई, ठीक है। सो इट मींस नाउ you cannot say for surety that what kind of carbon is it, whether it is a primary carbon, secondary carbon, tertiary or quaternary carbon, ठीक है। इसके साथ एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, तीन है, या कोई भी प्रोटॉन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास पता नहीं है, so you lack that information. तो इस केस में अब ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास चलेगी, तो ये स्ट्रक्चरल इल्यूस्ट्रेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो लॉस्ट होगी, ठीक है। बट यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रा। ऐसा नहीं कि आपके पास इस तरह का स्पेक्ट्रा है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है, and we call it off resonance. So this is off resonance. ये और एक्सपेरिमेंट है जो हम परफॉर्म करते हैं to get this information exactly about the type of carbon atom, whether the carbon atom is a primary carbon atom, for example CH3CH2, is secondary carbon atom or tertiary or quaternary carbon atom. हेलो सर,
Sir, is this off resonance process is called depth 13C NMR? एग्जैक्टली, तो वो हाँ उसी पे बता रहा हूँ आपको। तो जो 2D NMR है, ठीक है, जो डेप्थ है या दूसरे HMPC और HMQC है, 2D NMR डेप्थ तो 1D है, तो उसी पे आएंगे हम लोग। तो ऑफ रेजोनेंस में हम क्या करते हैं? ऑफ रेजोनेंस में इस केस में so we are not exactly supplying the exact frequency, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो धीरे धीरे रेजोनेंस में आते हैं, ठीक है, तो हम जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसके बिल्कुल क्लोज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई करेंगे प्रोटॉन को, ठीक है, कि वो एक तो जो उसकी इंटरेक्शन है, जो एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन है, जो इसकी इस प्रोटॉन की इंटरेक्शन है इस कार्बन के साथ, ठीक है, कि वो उस इंटरेक्शन को मिनिमाइज करते हैं जितना मिनिमम हो सकता है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल इसको सैचुरेशन में ले जाएंगे, बिल्कुल सैचुरेशन स्टेट में चला जाएगा, तो उस केस में तो हमारा सिग्नल डिसअपीयर हो गया, तब तो ये ट्रिपलेट का सिंगलेट बन गया, सीधा क्वाड्रेट का सिंगलेट बन गया, ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्लोज टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, जो उसके क्लोज की फ्रीक्वेंसी है, उसके क्लोज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई करते हैं। सो इन दैट केस, so we are having a very weak type of signals, बहुत छोटे से स्मॉल से सिग्नल आते हैं, but these are extra experiments, अलग से एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो वो हमें वहाँ पे वो थोड़ी सी वो पीक आपको थोड़ा वो आइडिया दे देता है, and the instrument is clever enough and intelligent enough to identify that carbon, तो उस कार्बन का जो एनवायरनमेंट है वो क्या एनवायरनमेंट है, whether it is having a 3 proton, 2 proton, 1 proton और कोई भी प्रोटॉन नहीं है उसमें, ठीक है। सो ऑफ रेजोनेंस मींस we are not exactly bringing the nuclei proton into resonance, उसको रेजोनेंस में नहीं ला रहे हैं एग्जैक्टली, उसको पूरी तरह से डबली रेडिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो सिर्फ सिंगलेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये ऑफ रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट करके देन वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट लॉस्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपने C13 लेना, C13 तो आ गया आपके पास, ये आ गया, आपने डबल रेडिएशन किया, डबल रेडिएशन के बाद जो मल्टीप्लेट सिग्नल है वो डिसअपीयर हो गए, यू आर गेटिंग दिस सिग्नल्स, ठीक है। ऑफ रेजोनेंस में व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग, उस केस में आप you are supplying frequency close to the resonance frequency, and in that case you are having a weak signal, weak multiplet signals, okay, and the instrument that will recognize this, okay, and then you will get those information what kind of protons you are having. So वो then you will go to the जो experiments है आपके, so this is जो that type of information आपको मिलता है, so DEPD, so distortionless enhancements of polarization transfer, okay, so distortionless enhancement in polarization transfer, so this is experiment, specific experiments to know about the nature of the carbon atom, देखो carbon atom क्या है, okay, तो आपके लिए depth 90 है, depth 45 है, सॉरी 45 है, depth 45, depth 90 and depth 135, ये तीन एक्सपेरिमेंट हैं, these are the angles, so ये जो NMR में ये आप जो पल्स दे रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, so with respect to the center वो किस एंगल से दे रहे हो, 45 से दे रहे हो, 90 डिग्री से दे रहे हो और 135, so these are complex calculations, जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कैलकुलेशन है, कौन से एंगल से कैसे है, so this is by the preview of our discussion, क्योंकि ये अलग है, ये जो डिस्कशन है ये कॉम्पिटिशन स्टडीज के लिए यूज करते हैं, okay, so what you have to understand, so we are having these different experiments 45, 90 and 135, okay, और इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे डेप्थ 45 है, so we are having different types of signals, अब आपके पास मान लो so let's suppose this is CH3, CH2, C, C8,
H and COOH। ये आपके पास है कोई कंपाउंड है, सो दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे सभी है आपके पास, ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी और टर्शियरी, and this is containing 3 hydrogen, 2 hydrogen, 1 hydrogen and no hydrogen। So what happens, आपके पास जो सिग्नल आएगा, ये भी आप लोगों को टेबल है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कहाँ से आता है सिग्नल ये। तो जैसे CH3 है तो ये अराउंड 20 के पास आ जाएगा, देन CH2 है, इसके साथ कार्बन और क्लोरीन लगा हुआ है तो मे बी अराउंड 40 के आसपास आ जाएगा ये। देन वी हैविंग दिस कार्बन रिलेटेड एस टू क्लोरीन, तो ये भी अराउंड 60 के आसपास आ जाएगा, 60 के आसपास। एंड देन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डायरेक्टली आप 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये अराउंड 170 के आसपास आएगा, तो दिस इज अराउंड 170। और अगर आपने NMR देखोगे या बुक्स में देखोगे आप, तो जनरली यू विल सी कि जो क्वार्टरनरी कार्बन है जिसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, उसका सिग्नल जनरली ये लो आता है, ये छोटा सिग्नल आएगा, उसका छोटी पीक आएगी। एंड आई टोल्ड यू दैट द C13 NMR इज ओनली क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, फ्रॉम द पीक, ठीक है, उसका जो पीक है, पीक से आप और पीक की लेंथ से आप ये नहीं बता सकते whether it is containing 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon और 4 carbon, वो आपको पता नहीं चल सकता, वो क्वांटिटेटिवली जैसे प्रोटॉन में होता है कि प्रोटॉन में एरिया अंदर तक जो कि कर्व के अंदर पीक के अंदर एरिया आ रहा है, उससे आपको अप्रोक्सीमेटली ये पता चल जाता है कि दिस इज कंटेनिंग ये पीक्स आ रही है, whether it is for 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, तो वहां से आपको पता लगा सकते हैं। लेकिन इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। आपका भी 12:30 पे क्लास है क्या? यस सर, किस तरह? राजेश सर का सर। राजेश सर का ले रहे हैं? ये सर लिंक भेजा है सर। आगे मैसेज। अच्छा ठीक है, तो फिर आपकी फ्री कब होगी क्लास? अब थोड़ा सा बोर्ड मिला हुआ तो अच्छा टाइम, अभी इसके बाद तो फ्री आपका। सर आईडीसी है आज। आईडीसी है, कितने बजे? 2 PM। 2 PM, तो 3 बजे तो फ्री हो जाओगे? नहीं ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट बीच में छूट गया फिर ये। सर का मैसेज आ गया कि नहीं मुझे बताओ फटाफट, अगर है अवेलेबल तो। सर हाँ आगे सर, आ लिंक गया और सर लिंक। सर अलाउ नहीं करते। हाँ नहीं ठीक है, वो ठीक नहीं रहता, वो क्लास लेनी है उन्होंने तो। सो ओके, अपना अटेंडेंस मार्क करके यू कैन गो, यू कैन लीव। ओके सर।